हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। मेरा नाम साकेत सक्षम है और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 यानी आज जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्लास 6 to 8 में जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पेपर होते हैं ना, उसमें सभी में जनरल मैथ्स के जो 8 क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतना ही मिला है। तो सारा सॉल्यूशन एक साथ हो सके, जल्दी हो सके, इसलिए मैंने इस तरह वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझने में कोई इसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ये, यदि x बराबर 3/2 की घात 2 गुना 2/3 की घात -4 हो तो x की घात -2 का मान होगा। हम जानते हैं जब भी जैसे ये 2/3 लिखा हुआ ना, हमारा 2/3 की घात क्या -4, तो 2/3 की घात अगर -4 है तो उसको माइनस को प्लस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2/3 की घात जो -4 है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि घात अगर माइनस में रहता है तो उसको प्लस करने के लिए जिसकी भी वो घात रहती है उसमें अंश को हर में लिख दो और हर को अंश में लिख दो तो वो हमारा प्लस में हो जाता है। तो इस हिसाब से जब हम 3 जो हमारा हर है इसको अंश में लिखते हैं और 2 जो हमारा अंश है उसको हर में लिखते हैं, तो इसका जो घात माइनस में था वो प्लस में हो जाता है। तो 2/3 की घात -4, 2/3 की घात -4 बराबर होगा 3/2 की घात 4 के। तो जब इतना हो गया हमारा तो x का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 3/2 की घात 2 गुना 3/2 की घात 4 के। तो जब हम ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आधार सेम रहता है, तो घात जो होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं। तो 2 में 4 को जोड़ेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस हिसाब से x का जो मान होगा वो हो जाएगा हमारा x बराबर 3/2 की घात 6। तो जब x का मान इतना है तो हमें मान किसका पूछ रहा है वो भी देख लेते हैं। x का मान है हमारा 3/2 का घात 6, तो और x का घात -2 का मान पूछ रहा है हमसे, तो उसके लिए तो पहले x² का मान पता कर लेते हैं। x का मान जितना भी था 3/2 की घात 6 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, है ना। तो ये आएगा कितना हमारा 3/2 की घात 12। तो x² का मान आ गया 3/2 की घात 12। हमें x² का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए x पे पावर -2 का मान। तो जाहिर सी बात है घात माइनस हुआ तो इधर भी घात माइनस होगा, यानी 3/2 की घात -12 जो होगा हमारा एक राइट आंसर हो सकता है। तो 3/2 की घात -12 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा तो राइट आंसर है। लेकिन हम जानते हैं कि घात अगर माइनस में है तो वो प्लस में करने के लिए हमें क्या करना होता है, घात अगर माइनस में है तो उसे प्लस में करने के लिए अंश को हर में लिखना होता है और हर को अंश में लिखना होता है। तो अगर हम 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 लिखें तो ये जो हमारा घात माइनस में है ये हो जाएगा प्लस में। तो 2/3 की घात 12 भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, और वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हैं वो 2 हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आया होगा समझ में। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो लिखा हुआ है 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए लिए गए हैं। अगर साधारण ब्याज होता है तो पहले साल का 1000 का 4%, हमें मालूम है कि 100 का 4 मतलब परसेंटेज है, मालूम ही है कि 1000 का जो 4% होगा वो हो जाएगा हमारा 40 रुपये, ठीक है। तो एक साल का जो इंटरेस्ट आया वो तो 40 रुपये आ गया, लेकिन दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 1000 का तो 40 रुपया होगा, लेकिन साथ में इस 40 रुपये का भी इंटरेस्ट निकालेंगे 4%। क्यों 40 का 4% निकालेंगे हम लोग, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 40 का 4% जब हम निकालेंगे तो 40 का 4% आ जाएगा हमारा कितना, 40 का 10% तो 4 होता है, तो 1% हो जाएगा हमारा 0.4। 0.4 को 4 में गुना करो तो 1.4,
40 का 4% कैलकुलेट कर लो यार, 40 गुने 4/100, ठीक है। 4 चौके 1 0 से तो 1 0 गया, 4 चौक 16, 1 दशमलव लगो यार 6, तो 1.6 रुपया ज़्यादा लग रहा है। तो 1.6 हम देख रहे हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट 40 और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है 40 और साथ में ये 1.6, तो टोटल इंटरेस्ट जो हो गया हमारा, अगर हम 1 साल का देखते हैं तो वो तो 40 ही है, लेकिन दूसरे साल का 40 एक 41.6 है, और 1 0 हम अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं दशमलव के बाद में, तो 1.60 हो गया, और जो कि ऑप्शन ए बी सी किसी में नहीं है, तो इस वजह से हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ दिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 41। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है वो 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या है। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के जो हम त्रिभुज के लिए पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी त्रिभुज भी एक बहुभुज है, ये तो पता ही होगा। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल आपको पता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हाँ, मुझे पता है, आप सबको पता ही होगा। क्या चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल आपको पता है? तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो होता है 360 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है 540 डिग्री। षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है 18 54 18 चौक 72 720 डिग्री। तो इसी तरह से जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, ये जो 18 का पहाड़ा मैं पढ़ रहा था, पहाड़ा पढ़ के आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे कि कौन से भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। लेकिन जब बात आती है बाह्य कोणों के योगफल के, तो बाह्य कोणों का जो योगफल होता है ना, वो होता है सबका 360 डिग्री ही, ठीक है। अब सबका 360 डिग्री कैसे होता है, ये आप अगर कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए अलग से एक पार्टिकुलर वीडियो बना के बताऊँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा, हर एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल को जोड़ के बता दूँगा। लेकिन इस वीडियो के लिए बस आप इतना समझ लो कि सभी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो 360 होता है, और एक कोण हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, वो है 45। तो सभी कोण मिला के 360 हैं और एक कोण 45 हैं, जबकि प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री के माप के हैं। तो इस हिसाब से 360 में अगर हम 45 से भाग देते हैं तो हमें ये जरूर मिल जाएगा कि इसके कोण कितने हैं टोटल, है ना। तो हमें मालूम है 45, चूँकि 360 90 से 4 बार में विभाजित होता है, तो इसी वजह से 45 से 8 बार में विभाजित होगा। तो यानी कि हमें पता चल गया कि इस बहुभुज में कुल 8 कोण हैं। तो बहुभुज में अगर कोण 8 हैं तो आप बताओ भुजा कितने होंगे? सीधी सी बात है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो 3 कोण होता है, चतुर्भुज में 4 भुजा होता है 4 कोण होता है। तो इसी वजह से इसमें 8 कोण हैं तो 8 भुजा होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में होगा अच्छे से। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर चौड़ा है और 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए कितना ऊंचा बनाया जाना है। तो इसका वॉल्यूम जो दे दिया है वो दे दिया है हमारा 480, और इसकी लंबाई जो है वो 10 है, चौड़ाई जो है वो 8 है सेंटीमीटर में, और ऊंचाई हमें अभी पता नहीं है। ऊंचाई को अगर हम h माने तो हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल होता है। तो लंबाई, तो हमने यहाँ पे क्या क्या लिख दिया है? हमने लिख दिया है लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को, तीनों का गुना कर रहे हैं। गुना करने के बाद 480 के बराबर हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो 10 से इसको काटें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 8 के पहाड़ा में 48 आता है 6 बार में। इस हिसाब से जो h आया है हमारा वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो 6 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे लिखा गया है किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। किसी संख्या का 4 गुना जो है 60 से कम है। कितना कम है मालूम नहीं, अभी पढ़ने के बाद पता चलेगा। जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। यानी संख्या का 4 गुना जो है वो 60 से क्या है, 60 से कम है, और संख्या का जो 7 गुना है वो 60 से 61 से अधिक है। ठीक है, लेकिन कितना कम और कितना अधिक है, तो दोनों बराबर हैं। जितना वो कम है उतना ही ये अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी संख्या को हमें पता नहीं है, तो संख्या हम a b c d कुछ भी मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x मान लेते हैं, संख्या को मान लेते हैं हम x। तो x जो है, x का 4 गुना की बात हो रही है तो 4x हो जाएगा।
x का 4 गुना 60 से उतना ही कम है, x का 4 गुना जो है 60 से कम है, यानी कि इसको 60 में से माइनस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है। 60 माइनस 4x, यानी कि ये जो 4x है वो 60 से कम है। कितना कम है? जितना उसका 7 गुना 61 से अधिक है। तो इसी संख्या का, यानी ये जो हमारा x है ना, x का 7 गुना यानी कि 7x 61 से अधिक है। तो 61 से अधिक है तो इसमें से 61 माइनस कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा एक समीकरण, इक्वेशन बन गया। और बस अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वो संख्या क्या है वो आ जाएगा हमारा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको में हम क्या करते हैं, इस 4x को बराबर के इस तरफ करेंगे अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7x में वो जुड़ जाएगा जाके, तो 7 4 11x हो जाएगा। और इस माइनस 61 को अगर हम इस तरफ कर देते हैं बराबर के, तो ये इधर 60 में आके जुड़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 121। इस हिसाब से हमारे पास आएगा, क्या आ जाएगा, इस हिसाब से हमारे पास आएगा 11x बराबर 121। तो 11x बराबर अगर 121 है तो 11 बराबर हमें मालूम है कि क्या हो जाएगा, 121 भागा 11। और 11 से 121 हमको पता है 11 का स्क्वायर ही होता है 121, तो 11 बार में कट जाएगा। x बराबर जो आया हमारा वो आ गया 11। तो x बराबर 11, x क्या था हमारा, x वही संख्या था। तो एक बार चेक भी कर लें, क्या संख्या का 4 गुना यानी कि 44, 60 में से 44 घटाओ तो आता कितना है, तो 60 में से 44 घटाते हैं हम तो हमारा आ जाता है, घटाओ भाई, 16, ठीक है। और उसके बाद 60 गुना अगर हम करते हैं 11 7 77, और 77 में से हम 61 घटाते हैं तो कितना आता है, तो 77 में से 61, 7 में से 1 गया 6, और 7 में 6 गया 1, तो भी 16 आता है। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और हम जो टिक करेंगे वो होगा ऑप्शन सी 11 पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की क्या है, 3/4 है। तो पहले तो एक आयत बना लेते हैं। ये हमारा प्यारा सा आयत है, इसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3/4 है। चलो ठीक है। आगे आयत की परिधि 546 सेमी है। आयत की परिधि तो आप लोगों को पता ही होगा, आयत की परिधि उसके किनारों की लंबाई कहते हैं, यानी कि ये जो किनारे की लंबाई है यही इस आयत की परिधि है। और ये 546 है, तो ये अगर 546 है तो इसमें लंबाई को 2 बार जोड़ा गया है और चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ा गया है। तो अगर हम क्या करेंगे, 546 का आधा कर दें, 546 का आधा क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 273। तो उसमें एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई जोड़ी गई है। तो हमें मालूम है कि लंबाई, इस आयत की जो लंबाई जो चौड़ाई है वो है 273। तो लंबाई चौड़ाई का योगफल हमारे पास मिल चुका है। आगे पूछा गया है कि आयत की विमाएँ सेमी में हैं। विमा मतलब क्या होता है, तो लंबाई और चौड़ाई ही हमसे पूछा जा रहा है, विमा पूछने का मतलब। तो हमारे पास ऑप्शन में है 153 और 120, पहला ही ऑप्शन है। तो हमें मालूम है कि लंबाई चौड़ाई जोड़ने पे 273 आएगा। तो हम एक बार इनको जोड़ के देख लेते हैं क्या 273 हमारे आ रहे हैं। तो 153 में 120 जोड़ते हैं तो 100 200, और 53 और 20 73, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो सकता है। अभी सही हुआ नहीं है, वो चेक करेंगे हम पूरा अच्छे से, ठीक है। बाकी 156 और 110 को भी जोड़ के देख लेते हैं तो हमें मालूम है 266 आ जाएंगे, जो कि 273 के बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी तो राइट आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो 150 और 170 जोड़ने पे आ जाते हैं 167, जो कि 267 आते हैं, जो कि 273 के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत है। अब ए को फिर से चेक करना इसलिए है क्योंकि इसमें एक और चीज़ दिया होगा कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यानी कि 120 जो है ना हमारा, जो कि आयत की चौड़ाई क्या है हमारे पास जो आयत की चौड़ाई है वो तो 120 ही है। तो 120 जो है 120 वो लंबाई की 3/4 होनी चाहिए। लंबाई 153 गुने 3/4, 3/4 का ही मतलब होता है 153 गुने 3/4। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 153 में जब 3 से गुना करेंगे तो ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर डिवाइड होना होता तो यहाँ से भी कटता, और अगर ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये किसी भी कंडीशन में हमारा 120 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो भी हमारा सही नहीं है।
तो जब ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में से कोई भी सही नहीं है तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ कि किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे बात हो रही है एक बैग में 187 रुपये हैं और 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं उसमें बहुत सारे। अब कितने सिक्के हैं, उन सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है वो है 3:4:5। तो अब हमें पता करना है कि बैग में सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या है। तो फ़ोन ले जाओ यार। तो चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बाकी अमाउंट जो आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे जो अमाउंट आप देख रहे हो वो 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे, एक जो है रुपए में है और बाकी दोनों जो है पैसे में है। तो एक को भी पैसे में बदलते हैं तो आ जाता है हमारा 100 पैसा। तो 100 पैसा लिख लेते हैं कि 100 पैसे के हमारे पास कुछ सिक्के हैं। उसके बाद इधर 50 पैसे के भी हमारे पास कुछ सिक्के हैं और 10 पैसे के भी कुछ सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, तो उन सिक्कों का जो अनुपात है 3:4:5 अनुपात में है। अगर एक अनुपातिक राशि मान लें x, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, x मानने का आदत है तो x मानते हैं। अनुपातिक राशि अगर x है तो उस हिसाब से 100 पैसे के जो हमारे पास सिक्के हैं वो कितने हैं, वो 3x हैं, ठीक है। और 50 पैसे के सिक्के हमारे पास 4x हो जाएंगे और 10 पैसे के सिक्के हमारे पास 5x हो जाएंगे। तो टोटल सिक्के हमारे पास हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास 1 रुपये के 3 सिक्के हों तो कुल कितने रुपए हुए, 1 या 3 रुपये हो गए। 5 रुपये के 2 सिक्के हों तो कुल कितने रुपए हुए, 5 दूनी 10 रुपये हुए। तो उसी तरह से मेरे पास अगर 100 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कुल पैसे कितने हो गए, तो 100 तिया 300x पैसे हो गए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 200x पैसे हो गए मेरे पास। और 10 पैसे के 5x सिक्के हैं तो इस हिसाब से मेरे पास 50x पैसे हो गए। ये सारे पैसे में आ रहे हैं। पैसे में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है हमने पैसे में ही कन्वर्ट कर लिया है। तो सबको ऐड करते हैं तो टोटल पैसा कितना आता है हमारा, 3 2 5 550x। टोटल पैसे हो गए हमारे पास 550x। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैग में 187 रुपये हैं, 187 रुपये को भी, लेकिन हमारे पास आया कितना, 550x पैसे। तो 550x पैसे जो हैं वो बराबर हैं किसके, 550x पैसे जो हैं वो बराबर हैं 187 रुपये के। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू इसी से पता कर लेते हैं। कैसे, हमें मालूम है कि 550x बराबर है 187 रुपये के। चूँकि 187 रुपये में तो इसको भी पैसे में बदलने के लिए 2 जीरो हम ऐड कर देते हैं, पैसे में अपने आप चेंज हो गया। अब इसको काटते हैं तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। 55 11 से दोनों कटने वाला दिख रहा है मुझे, तो मैं 11 से इसको काट देता हूँ पहले। तो 11 × 5 = 55 और इसको 11 से काटें तो 11 कम 11, 11 7 77 और ये 0 तो है ही। अब 5x बराबर 170 अगर दिख रहा है तो हम 5 से 170 को फिर से काट सकते हैं। तो 5 तिया 15, 5 चौके 20। x बराबर जो आया हमारा वो आया है 34। तो x बराबर अगर 34 आया तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था अनुपातिक राशि को। तो अनुपातिक राशि अगर 34 है तो उस हिसाब से हमारे पास जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो 3 × 34 हो जाएगा। और चलो अनुपातिक राशि में सबसे गुना कर देते हैं। हमारा 34 जो आया है, 34 में 3 से गुना करेंगे तो 1 रुपये के सिक्के आएंगे। 34 में 4 से गुना करेंगे तो 50 पैसे के सिक्के आएंगे। और 34 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा 10 पैसे के सिक्के आ जाएंगे। तो 4 तिया 12 2 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 102 सिक्के जो हैं वो हमारे 1 रुपये के हैं। 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 136 सिक्के जो हैं हमारे 50 पैसे के हैं। 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17, 170 सिक्के जो हैं हमारे 10 पैसे के सिक्के हैं। तो इस हिसाब से ये सारे के सारे ऑप्शन किस में मिल रहे हैं हमारे, 102 136 170 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सबसे पहले कोई एक वृत्त मान लेते हैं, सस्ता सा वृत्त, छोटी सी त्रिज्या वाला, जिसमें 40% हम आसानी से बढ़ा सकें। तो वृत्त अगर हम मानते हैं जिसका त्रिज्या कितना हो, 10 हो, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, हमें मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई
r², यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो इसका आ जाएगा 100 पाई। पाई को अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है बाद में पाई कैंसिल हो जाने वाला है। तो वृत्त की त्रिज्या अगर 10 थी तो क्षेत्रफल आया 100 पाई। अगर त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो 10 का 40% होता है 4, यानी कि नई त्रिज्या हो जाएगी 14। तो अब r2 जो है हमारा वो है 14। तो अब पाई r² अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई r2 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 पाई। तो त्रिज्या हमने क्या किया, 10 से त्रिज्या हमने 10 से 14 किया, जो कि 40% बढ़ा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है 100 पाई से 196 पाई हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कैलकुलेट करें। वो बढ़ गया हमारा, पहले त्रिज्या था हमारा 100 पाई, ठीक है। अब त्रिज्या हमारा, अरे सॉरी त्रिज्या बोल रहा हूँ, 196 पाई। पहले क्षेत्रफल था 100 पाई, अब है 196 पाई। कितने की बढ़ोतरी हुई, तो 96 पाई की बढ़ोतरी हो गई। ये कितना परसेंट है पुराने वाले का, तो इसमें क्या करो, डिवाइड करो 100 पाई से और गुना कर दो 100 से, क्योंकि 100 से गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है, परसेंटेज निकल आता है। तो 100 से 100 पूरा कट गया, पाई से पाई कट गया, जितना बच गया, कितना बच गया हमारा, बचा 96। तो ये 96% हमारा क्या है, राइट आंसर है कि क्षेत्रफल जो है 96% तक इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। हाँ, तो यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। और अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहेंगे रेगुलर, तो उसके लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।